स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है, कोई कूपन नहीं खरीदना होता है और ना ही किसी प्रकार की कोई फी पे करनी होती है। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं अव्यवस्था के बारे में। बिल्कुल सही सुना आपने। मतलब हमेशा से हम पढ़ते रहते हैं कि किसी चीज को व्यवस्थित कैसे किया जाए। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कोई चीज जब अव्यवस्थित होती है, यदि हम किसी पदार्थ के अंदर की बात करते हैं, बात समझ में आ रही है, तो किस प्रकार से वो अव्यवस्थित होती है, उसका क्या असर होता है ऊष्मागतिकी या फिर थर्मोडायनेमिक्स में। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये क्लास है भैया। आज की क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में? अव्यवस्था के बारे में। और अव्यवस्था को अपन लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंट्रोपी। क्या बोलेंगे? तो एंट्रोपी। बहुत ध्यान से देखिएगा, खूब इस वर्ड को आप लोगों ने सुन रखा है, एंट्रोपी। बात समझ में आ रही है? डेली लाइफ में भी हमारी एंट्रोपी कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कैसी हो जाती है भाई? कम हो जाती है। एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। राइट, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो भैया, एक जो है मैंने यहां पर एक रूम बनाया। मैंने कहा मेरे पास यहां पर जो है कमरा है, ठीक है जी। इस कमरे में, अपने स्कूल के कमरे की अपन बात कर लेते हैं। बात समझ में आई? आप ही के स्कूल की, आप ही के क्लासरूम की अपन बात कर लेते हैं। और मैं कह रहा हूं कि यहां पर बैठे हुए हैं बच्चे। क्या बात है, कमरे में यहां पर जो है बच्चे बैठे हुए हैं, गुरुजी भी यहां पर खड़े हैं भैया, ठीक है। चलो चलो चलो, ये सारे के सारे जो हैं कमरे के अंदर हैं। नहीं, रुको 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 रुको, थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा ना, बच्चे ऐसे थोड़ी बैठे होते हैं, ठीक है। रुको, तो ये हो गए अपने गुरुजी, बात समझ में आई। फिर ये हो गए यहाँ पर बच्चे। इस तरीके से जो है बच्चे बैठे रहते हैं। एक दो तो सोते भी रहते हैं, वो गुरुजी को पता नहीं चल पाता है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो कक्षा दिख रही है आपको, एंट्रोपी समझेंगे, सवाल लगाएंगे और पूरा इसके अंदर का जितना कॉन्सेप्ट है पूरा खोपड़ी के अंदर तरीके से अपन जो है सेट करेंगे। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे पास एक क्लासरूम है, एंट्रोपी को अपन समझने की कोशिश करते हैं। और इसके अंदर बैठे हुए हैं बहुत सारे हमारे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू धुरंधर बच्चे, ठीक है। तो यहां पर बच्चे बैठे हुए हैं भाई बच्चे, और इधर पे जो है ये हैं आपके गुरुजी। चलो भैया, कोई भी ले लो, मैं ही ले लो, क्या फर्क पड़ता है। अब मैं कह रहा हूं भैया कि ये बात समझ में आई। अब जो है ये एकदम रूम एकदम खचाखच एकदम भरा हुआ है, मस्त, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। बालिकाएं थोड़ी ज्यादा हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों है बताता हूं। अब इसमें बालिकाएं ज्यादा हैं, बालक थोड़े कम है। अब अचानक से क्या हुआ, ऊपर से एक छिपकली गिरती क्लास के बीचों बीच में। अब अचानक से क्या होता है कि भैया ऊपर से जो है ना एक छिपकली गिरती है बीचों बीच में। एक छिपकली ऐसी बनती है क्या? हाँ, ऐसी बनती है। एक ऊपर से अचानक से क्या होता है, एक छिपकली गिरती है बीचों बीच में। क्या होगा? आप कहोगे सर भयंकर वाली चीख पुकार मचेगी और यहां पर मच जाएगी भगदड़। बात समझ में आई? तो आप कहोगे सर एक चीज तो यहां पर होगी, और वो क्या होगी? भगदड़। भगदड़ मच जाएगी। भगदड़ जो है वो क्या होगी? मच जाएगी। आपने कहा सर यहां पर जो है भगदड़ मच जाएगी, बिल्कुल सही बात है। हर तरफ से आवाजें आएंगी जब अलग अलग प्रकार की, क्योंकि छिपकली गिरी है भैया ऊपर से। बात समझ में? सब इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे। छिपकली की जगह यदि सांप है तो फिर तो सब इधर उधर बहुत ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कि इसके अंदर जो है हर चीज इधर उधर होने लगेगी। बोलो यस सर। हर चीज जो है भैया वो इधर उधर होने लगेगी। बोलो यस सर। अब जब हर चीज इधर उधर होने लगी तो हर चीज जो है वो कैसी हो जाएगी? अस्त व्यस्त हो जाएगी। बोलो यस सर। आपने कहा सर ये तो बिल्कुल होगा। हर चीज कैसी होगी? अस्त व्यस्त हो जाएगी। या फिर हम कहें, राइट, बोलो यस सर, या फिर हम कहें कि अव्यवस्था। या फिर हम कहें कि अव्यवस्था जो है वो कैसी होगी? तो भैया बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? अब यही जो आपकी अव्यवस्था है ना, यहां पर किस में अव्यवस्था आ रही है? गुरुजी में आ रही है, बच्चे में आ रही है। मतलब बेसिकली ये क्या है? इस कमरे के अंदर के कण है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर आने वाली है भयंकर सारी क्या? अव्यवस्था। इसी अव्यवस्था को अपन लोग केमिस्ट्री में कहते हैं एंट्रोपी। मैं अच्छे से लिख देता हूं, एंट्रोपी। चलो चलो चलो, बहुत मस्त वाली बात। तो इसी को जो है मैं क्या लिख देता हूं भाई? एंट्रोपी। बात समझ में आ रही है? आपने कहा हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात। तो भैया जितनी ज्यादा अस्त व्यस्तता होगी,
जितनी ज्यादा अव्यवस्था होगी उतनी ज्यादा किसी भी निकाय की क्या बढ़ने वाली है बेटा, एंट्रोपी बढ़ने वाली है, यानी कि अव्यवस्था बढ़ने वाली है। तो आगे से जिंदगी में नहीं, जीवन में बेसिकली आगे से कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि कुछ चीजें बड़ी अव्यवस्थित रूप से है, बात समझ में आई। इसका मतलब एंट्रोपी कैसी है, बढ़ चुकी है। इसका मतलब एंट्रोपी जो है बच्चों वो कैसी है भाई, बढ़ चुकी है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। हम बढ़ेंगे आगे, बहुत मजा आएगा, गर्दा उड़ा के रख देंगे। ठीक है जी, इतना नोट करो, कर लिया नोट। अब एक काम करते हैं, इसी डिब्बे की जगह पर एक डिब्बा हम और लेते हैं और उसके अंदर जो है एक डिब्बा हम और लेते हैं। इस बार जो हमारा डिब्बा है ना वो गोल कलर का होगा, बात समझ में आई। इसको मैंने कहा डिब्बा, इसको मैंने क्या कहा, इसको मैंने कहा बेटा डिब्बा, इसको मैंने यहां पर कहा डिब्बा। ठीक है, पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं, निकाय। पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं इसको, निकाय। बात समझ में आ रही है। मेरे पास यहां पर एक डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर बहुत सारा छोड़ो, ठीक है, इसके अंदर कोई पदार्थ भरा हुआ है। इसके अंदर जो है, रुको, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, तो भाई पदार्थ भरा हुआ है। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये जल भरा हुआ है, जल मान लेते हैं अपन, महत्वपूर्ण है पर सस्ता है, ये जल हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, इसको अपन नीचे से गर्म करते हैं। अपने पास एक डिब्बा है, उस पे पानी भरा हुआ है, हमने कहा भाई खाली पीली बेटे कुछ तो करना पड़ेगा, खुरापात, बिना खुरापात के मजा नहीं आता जिंदगी में, राइट, बोलो यस सर। तो खुरापात तो भैया करनी पड़ेगी। हमने यहां पर मोमबत्ती जलाई और हमने कहा आज हम पानी का हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। आज जो है हम किसका हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, तो भैया आज जो है हम पानी का ही हैप्पी बर्थडे मना देंगे। बात समझ में। इसका मतलब बेटा हमने ऊपर की तरफ क्या सप्लाई किया, हमने ऊष्मा सप्लाई की। हमने ऊपर की तरफ क्या की, ऊष्मा सप्लाई की। अब ऊष्मा सप्लाई करने से होगा क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है भाई, ऊष्मा सप्लाई करने से, देने से हुआ क्या बेसिकली, कि जो ये है ना, ये पार्टिकल इधर जाने लगेंगे, इधर जाने लगेंगे, इधर जाने लगेंगे, ऐसे। तो पार्टिकल जो है वो सब तरफ जाने लगेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ऊष्मा देने से क्या होगा, यदि मैं आपसे पूछूं, राइट, तो ऊष्मा देने से क्या होगा, तो भाई ऊष्मा देने से जो है कणों के बीच की दूरी बढ़ने लगेगी, कण यहां वहां जाने लगेंगे। बात समझ में आ रही, तो उसको अपन ने यहां लिख दिया। ऊष्मा देने से क्या होगा कि कणों के बीच की व्यवस्था पे असर पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। कणों के बीच की व्यवस्था एवं दूरी जो होगी ना, राइट, बोलो यस सर, दूरी में क्या आएगा, तो भैया परिवर्तन आएगा। क्या आएगा, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, कणों के बीच की व्यवस्था और दूरी जो होगी इसमें क्या आएगा, तो भाई परिवर्तन आएगा। कहने का मतलब यह है कि बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट, दो चीजें होंगी। पहला, अव्यवस्था बढ़ जाएगी, व्यवस्था, जिसको पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोपी, राइट। ये जो एंट्रोपी है, बात समझ में आ रही है, ये कैसी होगी, तो ये बढ़ जाएगी, अव्यवस्था जो है वो बढ़ जाएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली कहानी, अरे यार पहली वाली कहानी ऐसा थोड़ी होता, ये लो, राइट, पहली कहानी जो अव्यवस्था है वो कैसी होगी, बढ़ जाएगी। बहुत शानदार वाली बात, अव्यवस्था जो है वो बढ़ जाएगी, राइट, बोलो यस सर। अव्यवस्था जो है वो कैसी होगी, तो भाई बढ़ जाएगी, ये पहली बात। दूसरी बात क्योंकि अव्यवस्था बढ़ी है, एंट्रोपी बढ़ी है, इसीलिए व्यवस्था कैसी होगी, कम हो जाएगी। मतलब स्थिरता जो है, बहुत ध्यान से देखिएगा, वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी बेटा। बात समझ में आ रही है। तो बस इतनी सी चीज देखनी। अब सवाल पैदा होता है कि सर हम एंट्रोपी या अव्यवस्था पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि जब से हमारा ऊष्मागतिकी शुरू हुआ है तब से हम एक डिब्बा लेते हैं, उसके अंदर एक पदार्थ भरते हैं। हम एक डिब्बा लेते हैं, उसके अंदर एक पदार्थ भरते हैं और हम कहते हैं कि भैया जो पदार्थ है हम उसको गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, जो भी करेंगे, तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है भाई, स्टेट यानी कि अवस्था में परिवर्तन होता है, 50 चीजें होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी ऐसा होगा तो अव्यवस्था बढ़ जाएगी, स्थिरता जो है वो कैसी हो जाएगी, भाई कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये सब का भी रोल होता है जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई भौतिक परिवर्तन होता है, तो भैया जो कण होते हैं ना, बात समझ में, जितने भी कण होते हैं, कणों के बीच की दूरी, उनकी जो अस्त व्यवस्था है, जो उनकी अव्यवस्था है, उसका भी बहुत बड़ा उसमें
रोल होता है। बात समझ में आई? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, यहां से एक चीज निकल कर आई कि जिसको आप एंट्रोपी कहते हो ना, एंट्रोपी क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। बात समझ में आ रही है? रुको, अरे रुको, एंट्रोपी जिसको आप क्या कहते हो? तो आप एंट्रोपी कहते हो। रुको 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 रुको, मेरे को फिर से करने दो। हाँ, जिसको आप क्या कहते हो भाई? एंट्रोपी कहते हो। तो ये जो आपकी एंट्रोपी है, बात समझ में आ रही है, ये बेसिकली क्या है? अव्यवस्था का मापन है। इसको अव्यवस्था ही कहेंगे, पर एंट्रोपी क्या है? तो भैया बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो यह अव्यवस्था, अव्यवस्था का, ठीक है, अव्यवस्था, व्यवस्था का मापन है। बात समझ में आ रही है? मतलब जिंदगी में जब सब कुछ सही चल रहा है तो एंट्रोपी बहुत कम है, जिंदगी में सब कुछ बहुत अजीब अजीब सा चल रहा है, राइट? तो एंट्रोपी कैसी है? बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? जैसे आप शाम के टाइम पर टहलने निकले और आपके गली के 2 कुत्तों की नजर आप पर पड़ गई और वो आपके ऊपर भौंक रहे हैं, तो हो सकता है उस टाइम पर आपकी जो एंट्रोपी है वो बढ़ जाए। बात समझ में आ रही है? तो एंट्रोपी क्या है? तो अस्त व्यस्तता या अव्यवस्था का मापन है। इसको खोपड़ी के अंदर आप लोग सेट कर लेंगे, नोट कर लो बेटा। एक और चीज, पिछली कक्षा की यदि हम बात करें, यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज जाकर देख लीजिएगा। पिछली कक्षा की यदि हम बात करें तो वहां पर भैया हमने एंट्रोपी का क्या कनेक्शन होता है किसके साथ में? स्वप्रवर्तिता यानी कि स्पॉन्टेनिटी के साथ में क्या कनेक्शन होता है, उसके बारे में भी हमने भर भर के बात की थी। बोले यस सर, हमने बात तो की थी सर। ठीक है, बस खत्म बात, बस बात हो गई भैया खत्म। डिब्बा निकाय ये वो सब अपन ने पढ़ लिया, एकदम मस्त वाली कहानी है। कॉपी आप दिमाग में, आप इसके अपने कॉपी में नोट करेंगे। बस आप इसको अपनी कॉपी में क्या करने वाले हैं? तो भाई नोट करने वाले, खत्म बात। ठीक है, आपने कहा हाँ जी सर ये तो मस्त वाली कहानी है, चलो ये लगा दिया मैंने यहाँ पर ऐसे, ये मजेदार बात। ठीक है, चलो पक्का, ठीक है। तो अब आपके ये समझ में आ गया कि एंट्रोपी क्या है। अब भाई क्योंकि ऊष्मागतिकी पढ़ रहे हैं तो 2 चीजों के साथ इसको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। कैसे कनेक्ट करोगे? तो बहुत बढ़िया, एक तो ऊष्मा के साथ कनेक्ट करना है और दूसरा जो है तापमान के साथ में कनेक्ट करना है। पर उसके पहले अपन एक तगड़ी वाली गर्मा गर्म शानदार मसालेदार जो है डेफिनेशन देख लेते हैं, जो आपको राइट कहां पर बतानी होगी? एग्जाम में। और एंट्रोपी या अव्यवस्था जो है इसको हम कैसे दर्शाएंगे? तो भैया इसका जो चिन्ह होगा, इसका जो चुनाव चिन्ह होगा वो क्या होगा? तो भाई वो हो जाएगा एस। तो एंट्रोपी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? एस से। बात समझ में आ रही है? आपने कहा हाँ सर, यहां तक का मामला बिल्कुल सेट है, आगे बढ़ते हैं, मजा आ जाएगा। आइए भैया रगड़ते हैं इस टॉपिक को, राइट? तो मैंने कहा कि एंट्रोपी जो है वो किसी निकाय की, निकाय क्या? तो इसको पढ़े लिखे लोग डिब्बा बोलते हैं, निकाय। एंट्रोपी जो है वो किसी डिब्बे के अंदर के पदार्थ की अव्यवस्था का क्या होता है? मापन होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यह एक अवस्था फलन भी है, यानी कि स्टेट फंक्शन भी है। एंट्रोपी की यदि हम बात करेंगे तो यह एक प्रकार का अवस्था फलन यानी कि स्टेट फंक्शन भी है। आपने कहा सर वाह सर वाह सर वाह सर वाह सर वाह सर। और भैया ये निकाय की अवस्था पे निर्भर तो करता ही है। यह किस पर निर्भर करेगा? निकाय की अवस्था जो होगी ना उस पर निर्भर करेगा। मैं कह रहा हूं मेरे पास H2O है, आपने कहा ओके सर, फिर मैं कह रहा हूं ये द्रव अवस्था में है, आपने कहा ओके सर, फिर मैं कह रहा हूं कि मैंने इसको गर्म किया, अभी भी ये H2O ही है, पर अब ये कैसी अवस्था में आ गया? तो बताओ जरा, जो कण होंगे, पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, राइट, उनकी एंट्रोपी यानी कि अव्यवस्था कम हुई या ज्यादा? तो आप बोलोगे सर यहां बड़े व्यवस्थित रूप में थे, पास पास में थे, प्यार मोहब्बत से रहते थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते थे, एक दूसरे पर जो है आकर्षण बल लगाते थे। पर जैसे ही आपने उसकी अवस्था में परिवर्तन किया तो वो पानी जो थोड़ी सी जगह में हुआ हो सकता था, वो गैसीय अवस्था में जाने के बाद बहुत जगह में क्या हो गया भाई? फैल गया। इसका मतलब ये हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी जो है वो कैसी हो चुकी है भाई? बढ़ चुकी है। एंट्रोपी जो है वो कैसी हो चुकी है? बढ़ चुकी है। इसीलिए ये किस किस पर डिपेंड करेगी? बहुत ध्यान से देखिएगा। तो भाई ये निकाय की अवस्था पर भी निर्भर करेगी, और यदि निकाय की अवस्था पर निर्भर करेगी तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि भाई ठोस अवस्था में एंट्रोपी जो है वो न्यूनतम होगी,
क्योंकि कोई भी चीज यदि ठोस अवस्था में होती है तो कणों के बीच में दूरी बहुत कम होती है, बात समझ में आ रही है, और यदि दूरी कम होती है तो व्यवस्थित वो ज्यादा होते हैं। वहीं के वहीं यदि हम गैसीय अवस्था की बात करेंगे, राइट, तो गैसीय अवस्था में जो एंट्रोपी होगी वो कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी। क्लियर है कहानी, बोले यस सर। तो जैसे जैसे घनत्व कैसा होता जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, कम होता जाएगा, वैसे वैसे जो एंट्रोपी है यानी कि अव्यवस्था है वो बढ़ती जाएगी। आपने कहा सर ये तो दिमाग के अंदर सेट हो गया, इसको नोट कर लो। चलो, साथ साथ में यदि हम बात करेंगे तो एंट्रोपी और किस पर डिपेंड करती है, तो भैया ताप पर भी डिपेंड करती है, निर्भर करती है। ताप यदि बढ़ेगा तो इससे क्या होता है, देखो ताप के बढ़ने से होता क्या है, मैं कह रहा हूं कि भाई मैं यहां पर तापमान बढ़ा रहा हूं, ताप के बढ़ने से आपने बेसिकली कराया क्या, ये अणुओं को एक दूसरे से दूर भेज दिया। जैसे जैसे ताप बढ़ा वैसे वैसे अणुओं के बीच का जो वाइब्रेशन है, दोलन है, बात समझ में आ रही है, वो कैसा हो गया, बढ़ गया, अणु रैंडमली यहां वहां जाने लगे, बात समझ में आई। चलिए, तो इस तरीके से आपको एक बात तो समझ में आ गई कि सर एंट्रोपी जो है वो कौन सी चीजों पर डिपेंड करेगी। तो किस पर डिपेंड करेगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक तो अवस्था पर डिपेंड करेगी, बात समझ में आई, और किस पर डिपेंड करेगी, ताप पर करेगी। यदि आपका ताप स्थिर है तो फिर ये ऊष्मा पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो सामान्यतः तो भाई ताप पर करती है, अवस्था पे करेगी, ताप पर करेगी आपकी एंट्रोपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अव्यवस्था, व्यवस्था। क्लियर हो गई कहानी, बोलिए यस सर। तगड़ा वाला नोट लीजिए, गर्मा गर्म स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ेंगे। चलो आ जाओ, ठीक है। एक और नाम जो है वो आप लोगों ने इंग्लिश में इसके लिए सुना होगा, एंट्रोपी इज कंसीडर्ड एज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। बात ज्यादा इंग्लिश हो गई क्या, बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, बात समझ में आ रही है। एंट्रोपी जो है उसको अस्त व्यस्तता का क्या कहा जाएगा, मापन कहा जाएगा। इंग्लिश वाले इसको क्या बोलते हैं, एंट्रोपी इज कंसीडर्ड एज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, राइट, बोले यस। चलो बेटा नोट कर लो, मस्त वाली ये कहानी है, मस्त वाली ये कहानी है, मस्त वाली ये कहानी है। चलिए अब इसको हम ना समझने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि भाई एंट्रोपी में जब परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम किस तरीके से समझेंगे। तो बेटा देखो एंट्रोपी को अपन ने कैसे रिप्रेजेंट किया, एंट्रोपी को हमने एस से रिप्रेजेंट किया, और परिवर्तन को तो अपन डेल्टा से जानते हैं। क्लास 10th वालों के लिए डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, दो नदियां ऐसे एक नदी इधर से आई, एक नदी इधर से आई, ये वाला जो एरिया बना है इसको डेल्टा कहते हैं, जहां की मृदा या मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, बात समझ में। तो ज्योग्राफी में डेल्टा का मतलब कुछ और है, पर यहां पर डेल्टा का मतलब है ऊष्मा देना या फिर परिवर्तन, बात समझ में। तो एंट्रोपी को आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपने कहा कि किसी भी प्रक्रिया के दौरान यदि एंट्रोपी में परिवर्तन होगा, तो हम यदि भौतिक प्रक्रम की बात कर रहे हैं, बेटा बहुत ध्यान से देखना, यदि हम भौतिक प्रक्रम की बात कर रहे हैं, बात समझ में, तो हम लिखेंगे कि अंतिम अवस्था में जो भी एंट्रोपी है माइनस, हम इसको लिखेंगे अंतिम अवस्था में जो भी एंट्रोपी है माइनस प्रारंभिक अवस्था में जो भी एंट्रोपी है वो। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो यहां पर लिख देता हूं मस्त वाली कहानी कि आपने कहा सर डेल एस इज इक्वल टू हो जाएगा एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। ये ठीक है, आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। ऑन द सेम वे यदि हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं, बात समझ में आई, सिर्फ जरूरी नहीं है कि हमेशा भौतिक प्रक्रम के लिए ही एंट्रोपी में परिवर्तन हो, भौतिक के लिए भी हो सकता है, रासायनिक के लिए भी हो सकता है। मस्त वाली ये कहानी है, राइट। चलिए भैया, तो केमिकल रिएक्शंस की यदि हम एंट्रोपी चेंज की बात करेंगे तो यहां पर जो डेल एस होगा, यहां पर जो डेल एस होगा बेसिकली वो आपका क्या होगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर होगा आपका ये एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस एस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को अपन समझ लेते हैं, इन दोनों को अपन समझ ही लेते हैं, बात कैसी हो जाएगी भाई, खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक उदाहरण लिया, मैंने कहा भैया मेरे पास जल है, जल तो है, अपनी वाली स्टाइल में जल को अपन लिखेंगे, मेरे पास जल है और जल जो है वो द्रव अवस्था में पाया जा रहा है। हम जल को ऊष्मा देकर लेकर जा रहे हैं गैसीय अवस्था में, हमने जो है यहाँ से इसको ऊष्मा दे दी, तो ये दे दी हमने यहाँ से इसको ऊष्मा, हमने क्या दे दिया, तो बच्चों यहाँ से हमने जो है ऊष्मा दे दी, बात समझ में आई, यहां से क्या दे दिया, तो भैया ऊष्मा दे दिया। अब ऊष्मा देने से क्या हुआ कि यहां पर जो एंट्रोपी थी ना वो कैसी थी भाई, कम थी।
आपने कहा नहीं मानेंगे सर, गर्म करेंगे हम तो, ठीक है। और यहां पर जो एंट्रोपी है वो कैसी हो गई भाई, ज्यादा हो गई। ये आपका इनिशियल फेज था, आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका फाइनल यानी कि अंतिम फेज था। बात समझ में आ रही है, बोले यस सर। तो यदि हम ध्यान से देखें, यदि हम बहुत ध्यान से देखें तो यहां पर हम डेल एस इजिकल टू क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया वाली बात है, हम इसको लिखेंगे डेल एफ सॉरी एस एफ माइनस एस आई, या फिर हम इसको लिखेंगे एस कैसी तो भैया ज्यादा, माइनस एस कैसी तो भाई कम। तो यहां पर एंट्रोपी में जो परिवर्तन आएगा वो आपका धनात्मक आएगा। धनात्मक यदि एंट्रोपी में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब ये कि कोई भी प्रक्रम या कोई भी प्रोसेस यदि हो रही है, राइट, तो एंट्रोपी बढ़ रही है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, कि एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी क्या, आप कहोगे सर खोपड़ी में सेट हो चुका है, अव्यवस्था। एंट्रोपी कैसी हो रही है तो भाई बढ़ रही है। अरे बाबा, एंट्रोपी कैसी हो रही है तो आपने कहा सर एंट्रोपी ना बढ़ रही है, दैट्स ऑल। खेल कैसा हो गया, खत्म, बस। तो अलग अलग प्रकार के हम रिएक्शंस देखेंगे, अलग अलग प्रकार के हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एंट्रोपी कब बढ़ती है और कब कम होती है। सीधी सी बात है, जितने क्वेश्चंस की, टॉपिक्स की, एग्जाम्पल्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट उतना इजीली हमारी खोपड़ी के अंदर क्या होता है, सेट होता है। ठीक है, चलो आ जाओ, रगड़ते हैं इसको। बात समझ में आई, पहले नोट कर लो आप इसको। तो आपने बढ़िया तरीके से भाई इसको नोट कर लिया। अब यदि हम बात करते हैं कि भैया तापमान यदि स्थिर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि तापमान कैसा है, स्थिर है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, तापमान यदि स्थिर है और यदि उत्क्रमणीय प्रक्रिया हो रही है, उत्क्रमणीय का मतलब क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस यदि हो रही है, तापमान यदि स्थिर है, राइट, मतलब समतापी प्रक्रम में यदि हम बात करेंगे, क्लियर, तो एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा, तो उसको अपन समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, चलो आ जाओ, यहां पर एक नियम बनाते हैं मस्त वाला, इसको लिखने की जरूरत है। आपने कहा सर ये बहुत हलवा है, तो दिमाग में छप गया बिल्कुल। एक काम करो, फिर भी लिख लो कॉपी में, मस्त वाली बात बता रहा हूं, ठीक है। चलो 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 चलो, किसी समतापी प्रक्रम के लिए, समतापी प्रक्रम का मतलब क्या होगा, तो आपने कहा सर ताप जो है ना वो गया स्थिर, ताप जो है वो कैसा हो गया, तो भैया स्थिर हो गया। बहुत ध्यान से देखेंगे, तो किसी समतापी प्रक्रम के लिए, ठीक है, चलो आ जाओ, किसी समतापी प्रक्रम के लिए, किसी भी समतापी प्रक्रम की यदि हम बात करें तो उसके लिए एंट्रोपी में परिवर्तन किस प्रकार से होगा वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी में परिवर्तन कब होगा, कब होगा, जल्दी बताओ कब होगा। तो आपने कहा सर बड़ी सिंपल सी चीज है, अब तापमान तो भाई स्थिर है और आप ऊष्मा जितनी सप्लाई करोगे उतना ज्यादा एंट्रोपी में परिवर्तन होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके साथ में, ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा, और ऊष्मा भी कौन सी दे रहे थे, तो आप याद करो, हम बोल रहे हैं उत्क्रमणीय। हम क्या बोल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं सर उत्क्रमणीय है, इसका मतलब रिवर्सिबल है। हम कह रहे हैं उत्क्रमणीय है, इसका मतलब रिवर्सिबल है। तो एक काम करते हैं, REV यहां पर लिख देते हैं। क्लियर हो गई कहानी, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करते हैं, राइट, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, एंट्रोपी में परिवर्तन यानी कि डेल एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद क्यू रिवर्सिबल, किसी भी निकाय के लिए। बात समझ में आई। अब मुझे यहां पर जो है क्या लगाना पड़ेगा भाई, स्थिरांक लगाना पड़ेगा। यही बात होती है जब आप कांस्टेंट को हटाते हो, बात समझ में आ रही है, तो आपको यहां पर स्थिरांक लगाना पड़ेगा। तो आपने कहा सर स्थिरांक तो अपन लगा देंगे, कांस्टेंट अपन लगा देंगे, बिल्कुल हलवा वाली बात है। तो अब स्थिरांक कौन है, जल्दी बताओ जरा, कौन स्थिर है। तो आपने कहा सर तापमान स्थिर है, ताप जो है वो कैसा है, तो स्थिर है, तो बस खेल खत्म। तो ये जो है ये क्या हो गया, यहां पर स्थिरांक हो गया। बात समझ में आई। अब आप बोलोगे सर स्थिरांक नीचे कैसे आ गया, तो ऊपर ही आता है हमेशा से। स्थिरांक ऊपर या नीचे कहीं पर भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। तो तापमान यहां पर क्या हो गया, आपका स्थिर हो गया।
अब ये कोई डेरिवेशन थोड़ी हुआ यार, ये तो बहुत ही हलवा हो गया यार, बहुत ही सिंपल हो गया यार ये तो। ये देखो बस अब हमारे सामने फॉर्मूला आ चुका है। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि भाई इकाई क्या होगी, तो आप कहोगे सर 1 मिनट, इकाई तो अपन एम ही बना लेंगे, एम ही चुटकी बजाकर अपन इकाई बताएंगे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि अब मेरे पास एंट्रोपी जो है, यानी कि अव्यवस्था, अव्यवस्था, एंट्रोपी, एंट्रोपी की इकाई, बात समझ में आई? तो मैं बात कर रहा हूं भाई अव्यवस्था यानी कि एंट्रोपी की जो इकाई होगी वो क्या होगी, तो भाई सीधी सी बात है, ऊपर की तरफ क्या है, ऊष्मा है। बात समझ में आ रही है? ऊष्मा जो है वो किस में है, तो ऊष्मा है जूल प्रति मोल में। ऊष्मा जो है वो किस में है, क्योंकि हम मोल के हिसाब से चल रहे हैं, तो भाई जूल प्रति मोल में। बात समझ में आई? और तापमान के लिए ये प्रति केल्विन हो जाएगी, खत्म बात। तो ये जो है इकाई हो जाएगी किसकी, एंट्रोपी या फिर अव्यवस्था की। क्लियर हो गई बात? आपने कहा हाँ जी सर, बढ़िया तरीके से कॉपी में नोट कर लो। पर याद रहे ये तब हम कब कर रहे हैं, जब तापमान कैसा है आपका, स्थिर है। क्लियर? तो यहां से हमने ये देखा कि जब तापमान स्थिर होगा तो जितना ज्यादा आप क्या करोगे, जितनी ज्यादा आप ऊष्मा जो है सप्लाई करोगे, राइट, बोलो यस सर, उतना ज्यादा जो है भैया एंट्रोपी में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। खेल कैसा हो गया, खत्म हो गया। बढ़िया से कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए डन डन डन, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो हम यही तो बात कर रहे थे। अरे हमने कहा भाई हम यही तो बात कर रहे थे, हम यही तो बात कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? और क्योंकि आप कह रहे हो कि सर क्यू जो है वो कैसा है, उत्क्रमणीय है, तो आप डेल्टा एच भी पटक सकते हो। तो मजेदार कहानी है कि यहां पर आप जो है ना, अब इसको हीरोगिरी और दिखा सकते हो, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, डेल एस इज इक्वल टू व्हाट, क्यू रिवर्सिबल बटे टी। या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हो, बहुत ध्यान से देखिएगा बबुआ जी, ये हो जाएगा डेल एच डिवाइड बाय कैपिटल टी। क्या हो जाएगा, डेल एच डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। क्योंकि आप इसको जो है उत्क्रमणीय है ना, तो आप इसको एंथैल्पी में परिवर्तन भी कह सकते हो। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये वाली जो इकाई है वो फिर निकल कर आ जाएगी। तो आप इसको बढ़िया वाला नोट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हीरो बनेंगे और गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, नोट करो। चलिए, तो यहां तक का जो मामला है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। एंट्रोपी या फिर अव्यवस्था को अपन अपनी खोपड़ी के अंदर, दिमाग के अंदर बढ़िया से सेट कर चुके हैं। चलो भैया और आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। अब देखो, अब एक ऐसा उदाहरण है जिसके बारे में हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ठोस को यदि आप क्या करते हो, द्रव में परिवर्तित करते हो, या द्रव को यदि आप गैस में परिवर्तित करते हो, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें भौतिक अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ जो एंट्रोपी है, जिसको आप अव्यवस्था कहते हो, उसमें क्या होगी भाई, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बस मस्त वाली बात खत्म हो गई, है ना। चलिए आइए हम करने वाले हैं भैया कुछ एक सवाल। हम क्या करने वाले हैं, कुछ एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई बार किसमें, तो भाई नीट में, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूं, JEE में, राइट, और CUET में। और किसकी बात करेंगे, तो भाई CUET की बात करेंगे। CUET में इन सभी जगहों पर इस प्रकार के जो सवाल हैं वो भाई पूछ लिए जाते हैं। साथ में आपकी स्कूल की जो एग्जाम्स होती है वहां पर भी पूछ लिए जाते हैं। पर क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो बहुत सारे बच्चे इस पर्टिकुलर पोर्शन के क्वेश्चंस कम सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ रही है? पर ये ज्यादा इजी सवाल होते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम में आते हैं बच्चों, है ना। चलो पहला सवाल की यदि हम बात करेंगे, पूछा गया है कि निम्न अवस्थाओं में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, राइट, उसमें एंट्रोपी या व्यवस्था जो है, उसमें एंट्रोपी या अव्यवस्था जो है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, यह आपको बताना है। बात समझ में? चलिए भैया, हमारे पास एक है तना हुआ रबर बैंड और एक है हमारे पास ढीला रबर बैंड। बात समझ में? तो जब रबर बैंड तना हुआ है, जब भी हम किसी रबर बैंड को तान के रखते हैं तो भाई उसके कण जो है वो थोड़े से व्यवस्थित होते हैं। कण कैसे होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। इसका मतलब ये कि यह व्यवस्थित से व्यवस्थित, व्यवस्थित, बात समझ में आ रही है? ये व्यवस्थित से किसकी तरफ जा रहे हैं? अव्यवस्थित की तरफ जा रहे हैं। बात समझ में? क्योंकि भाई रबर बैंड यदि तना हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि सारे जो कण हैं, राइट, वो व्यवस्थित रूप से एक दूसरे से लगभग समान दूरी पर है। पर यदि आप रबर बैंड को ढीला छोड़ दोगे तो वो अव्यवस्थित से किस तरफ जाएंगे? व्यवस्थित से अव्यवस्थित की तरफ जाएंगे। तो जो एंट्रोपी है
बात समझ में आ रही है? वो कैसी होगी? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, एंट्रोपी जो है वो बढ़ जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने कम हो जाएगी सोचा था, बोला यस सर, पर एंट्रोपी जो है बेटा वो कम नहीं होगी, वो कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, और भी तगड़ा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम कह रहे हैं कि भाई जल जो है वो लिक्विड स्टेट से जा रहा है सॉलिड स्टेट में, मतलब कि ज्यादा व्यवस्थित हो रहा है। तो यहां पर जो एंट्रोपी होगी वो कैसी हो जाएगी? बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, कम हो जाएगी। एंट्रोपी जो है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? तो देखो, जल था, कण जो थे वो थोड़े दूर दूर थे, बात समझ में आई, उनके बीच में जो अस्त व्यस्तता थी, अव्यवस्था थी, वो थोड़ी सी ज्यादा थी। पर यदि आप एक बार जल से बर्फ बना लोगे तो सारे जो कण हैं वो बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे, और एंट्रोपी कैसी हो जाएगी? तो भाई कम हो जाएगी। जितनी ज्यादा अव्यवस्था होगी, एंट्रोपी जो है वो उतनी ज्यादा होगी। एक और उदाहरण हम लेंगे। हमने कहा भैया हमारे पास ठोस बर्फ है, हमने कहा हमारे पास ठोस बर्फ है, और कौन सी बर्फ है? शुष्क बर्फ है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? राइट, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये ठोस से हो रही है गैस। अब ये ठोस से कैसी हो रही है? भाई गैस हो रही है, मतलब ये कि एंट्रोपी जो है वो कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एंट्रोपी जो है बबुआ वो कैसी होगी? बढ़ जाएगी। आपको भी पता है कि कोई चीज ठोस अवस्था में है और यदि आप उसको गैसीय अवस्था में लेकर जा रहे हो, राइट, तो एंट्रोपी जो होगी वो बढ़ जाएगी। वहीं के वहीं यदि हम भाप की बात करें जो कि जल में परिवर्तित हो रही है, भाप की यदि हम बात करें जो कि जल में परिवर्तित हो रही है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि मेरे पास इस बोतल के अंदर बर्फ भरा हुआ है, यदि मेरे पास इस बोतल के अंदर, अभी तो नहीं है, पर मैं कह लूं कि भाई मेरे पास यदि इस बोतल के अंदर भयंकर वाला बर्फ भरा हुआ है, भयंकर वाला बर्फ मतलब बहुत ठंडा बर्फ, और यदि इस बोतल को मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दूं 5 मिनट तक, तो आसपास के जितने जल वाष्प होंगे इस रूम के अंदर के, जिसको पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं? निकाय बोलते हैं। भैया इस रूम के अंदर के जितने भी जल वाष्प होंगे वो इसके पास आकर संघनित हो जाएंगे। अभी तो यहां वहां भटक रहे हैं पूरे रूम में, बात समझ में आ रही है? अभी जो है कण है भैया पूरे रूम में यहां वहां भटक रहे हैं, भटकती आत्मा जैसे। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। पर जैसे ही इसको मैं यहां पर रखूंगा, तो जब इसके आसपास की वायु इसके संपर्क में आएगी, उसमें मौजूद जल के वाष्प जो हैं इसके संपर्क में आएंगे, राइट, तो वो संघनित हो जाएंगे और द्रव अवस्था में आ जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा ठंडी वाली कोई भी चीज के आसपास जो है जल वाष्प जल बनकर, जल की बूंद बनकर क्या हो जाते हैं? संघनित हो जाते हैं, और इससे उनकी जो एंट्रोपी है वो कैसी हो जाती है? तो आपने कहा सर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, एंट्रोपी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा व्यवस्थित हो जाएंगे, तो एंट्रोपी जो है वो हो जाएगी कम। अब बोलेंगे सर ऊपर जो थे भाई वो तो भौतिक परिवर्तन थे, अब नीचे जो है वो आ गया आपका रासायनिक परिवर्तन। तो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, रासायनिक परिवर्तन की जब बात होगी, बात समझ में आ रही है? तो देखो सिंपल सी कहानी, ये आपका, ठीक है, ये तो आपका आयन था, ये गैसीय अवस्था में रहा होगा, ये आपका एक्वस था यानी कि जलीय विलयन में रहा होगा, और ये जो चीज आपको मिल रही है ये आपके ठोस अवस्था में है। बात समझ में आई? तो यदि ये ठोस अवस्था में है, देखो जहां पर आयन ज्यादा होते हैं, जहां पर कण ज्यादा होते हैं, वहां पर एंट्रोपी जो है वो भी कैसी होती है? भाई ज्यादा होती है। कण यदि ज्यादा होंगे तो अव्यवस्था भी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो यहां पर क्योंकि कण बहुत ज्यादा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर कण ज्यादा थे, ज्यादा कण मिलकर कम कणों का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए जो एंट्रोपी है ना वो पता है कैसी हो जाएगी? एंट्रोपी हो जाएगी कम। एंट्रोपी यानी कि आपकी जो अव्यवस्था है वो कैसी हो जाएगी? तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, कम हो जाएगी। चलो तो लिख देते हैं भैया एस जो है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। सारे एग्जांपल्स को नोट करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हरिया जल्दी से नोट करेंगे। डन, आपने कहा हाँ जी सर एकदम डन, डना डन। और बढ़ेंगे आगे भैया, 3-4 उदाहरण और दिए हुए हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारे पास CO2 है और हमारे पास जो है H2O है, और हो रहा है भैया प्रकाश संश्लेषण, मतलब निर्माण किसका हो रहा है? तो भैया कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। और ये कौन सी अवस्था में होती है? तो भाई ये ठोस अवस्था में होती है। ये कौन सी अवस्था में है? तो ये गैसीय अवस्था में। बात समझ में आई? ये कौन सी अवस्था में है? तो ये भी गैसीय अवस्था में है, और ये जो है ये आपकी द्रव अवस्था में। तो आप ध्यान से देखना कि दोनों गैस और द्रव का अधिकांश भाग जो है वो ठोस में परिवर्तित हो चुका है। कोई चीज यदि ठोस में परिवर्तित हो रही है, मतलब एंट्रोपी कैसी हो रही है? भाई कम हो रही है। अस्त व्यस्तता जो है वो कैसी हो रही है?
कम हो रही है और वो चीज ज्यादा व्यवस्थित हो रही है। तो एंट्रोपी कैसी हो जाएगी, बहुत ध्यान से देखिए, कम। कैसी होगी बच्चों, तो कम हो जाएगी बेटा। प्रोटीन है हमारे पास, पता है अभी किस में पढ़ोगे, जो बायो वाले हैं ना वो जैव अणु में पढ़ेंगे 11th क्लास में, और जो केमिस्ट्री वाले हैं, जो साइंस वाले हैं, जिसमें मैथ्स वाले भी आते हैं, वो कक्षा 12वीं में जैव अणु करके एक चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल जिसे हम कहते हैं, वहां पर हम पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रोटीन जो है वो एकदम कुंडली के रूप में है, यानी कि व्यवस्थित है। कैसा है, तो व्यवस्थित है। बात समझ आए, प्रोटीन जो है वो एकदम कुंडली के रूप में है और व्यवस्थित है। और यदि आप यहां पर देखेंगे तो कैसा है भैया, तो अव्यवस्थित है। कैसा है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, अव्यवस्थित है। बात समझ में आई। तो भैया व्यवस्थित से कैसा हो रहा है, अव्यवस्थित हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि जो एंट्रोपी होगी, राइट, वो कैसी होगी, बढ़ जाएगी। कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अंतिम उदाहरण की तरफ आते हैं। मैं कह रहा हूं प्राकृतिक अंडा है और हमने उसको फिर उबाल दिया। हमने कहा नहीं आज अपन ऑमलेट नहीं खाएंगे, आज तो भैया एग करी खाएंगे। बात समझ में आई। तो प्राकृतिक रूप से अंडा था, हमने उसको उबाल दिया। जैसे ही हमने उसको उबाला तो वो ठोस हो गया ना। कैसा हो गया, ये ठोस हो गया, पहले तो द्रव था। तो एंट्रोपी कैसी होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, तो कम हो जाएगी बेटा। ठीक है। अब मेरे को नहीं लगता कि ये कोई बहुत हायर साइंस का क्वेश्चन है। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी भी पूछ लिए जाते हैं, आपको बहुत इजीली बन जाते हैं। बात समझ में आ गई, बोले यस सर। एक उदाहरण और लेते हैं, इस कहानी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं कह रहा हूं मेरे पास CO है, गैसीय अवस्था में है, राइट। और फिर मैं कह रहा हूं कि भैया मेरे पास ना O2 है, या रुको, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 2CO है, गैसीय अवस्था में है, और मेरे पास O2 है, तो ये भी गैसीय अवस्था में है, और ये निर्माण कर रहे हैं 2CO2 का, एक ही गैसीय अवस्था में। बात समझ में आई। अब बताओ एंट्रोपी कम होगी या ज्यादा होगी। अब बताओ कि जो एंट्रोपी है बेसिकली वो कम होगी या ज्यादा होगी। तो आप ध्यान से यदि देखेंगे तो बेटा ये दोनों कण कैसे होंगे, छोटे होंगे। अभिकारक में कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इनके कण कैसे होंगे, तो भाई छोटे होंगे। पर यदि आप उत्पाद की बात करते हैं तो यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कण है वो कैसा होगा, बड़ा होगा। कैसा होगा, बोलो जल्दी से। आप बोलेंगे सर कण बड़ा होगा। दूसरी बात ये कि इस तरफ कुल कण जो है, यहां पर जो कुल कण है, बहुत ध्यान से देखिएगा, वो कितने हैं, तो भैया 2 और 1 3 है। यहां पर जो कुल कण है, कुल कण, बात समझ में आई, वो कितने हैं, तो सिर्फ 2 हैं। तो यहां पर कुल कण 3 है, वहां पर जो कुल कण है वो कितने हैं, आपके 2 हैं। तो जहां पर कणों की संख्या ज्यादा होती है वहां पर जो एंट्रोपी होती है वो भी कैसी होती है, ज्यादा होती है। बात समझ में आई। जहां पर कणों का आकार छोटा होता है वहां पर भी अव्यवस्था यानी कि एंट्रोपी जो है वो कैसी होती है, भाई ज्यादा होती है। तो जैसे इन दोनों को मिलाकर एक बनाएंगे, इसका मतलब ये कि जो एंट्रोपी होगी ना वो भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में। तो अस्त व्यस्तता या फिर अव्यवस्था या फिर एंट्रोपी जो होती है स्टूडेंट्स, राइट, उसका लेना देना घनत्व के साथ होता है, कणों के आकार के साथ होता है, कणों की संख्या के साथ होता है, और यहीं से पूछ लिए जाते हैं क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस। क्लियर है कहानी, बोलिए यस सर। बढ़िया से कॉपी में नोट करेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे बेटा। चलो ठीक, आपने कहा हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक, एकदम चकाचक, एकदम मजेदार, एकदम शानदार। ठीक है, चलो आप इतना नोट करेंगे। हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जिससे और मजा आने वाला है, हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित अवस्था परिवर्तन, किसमें परिवर्तन हो रहा है, तो आपने कहा सर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है भैया, निम्नलिखित अवस्था परिवर्तनों के लिए एंट्रोपी परिवर्तन का आपको जो है चिन्ह बनाना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये लिक्विड था, कौन लिक्विड था, मरकरी, यानी कि पारा जो था वो आपके द्रव अवस्था में था, अब वो गैसीय अवस्था में चला गया। आपने कहा हाँ जी सर ऐसा हुआ तो है, इसका मतलब जो एंट्रोपी है वो कैसी होगी, भाई बढ़ेगी। एंट्रोपी जो है वो कैसी होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब डेल एस जो है वो कैसा होगा, भाई पॉजिटिव होगा, क्योंकि उत्पाद की ज्यादा है, अभिकारक की कम है, तो आंसर जो होगा वो कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा। आगे बढ़ते हैं। भाई ये सॉलिड से एक्वस सॉल्यूशन में जा रहा है, मतलब डेल एस जो है, देखो एस जो है वो बढ़ जाएगा, डेल एस जो है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आप सॉलिड स्टेट से किस पर जा रहे हो, भाई एक्वस स्टेट पर जा रहे हो। बात समझ में। सॉलिड है मतलब ठोस है, ज्यादा व्यवस्थित है।
एक्वस में लेकर जाओगे तो आयनों में टूट सकता है। बात समझ में आई? इसका मतलब यह हुआ कि व्यवस्था उसकी चरमरा गई और एंट्रोपी जो है वो बढ़ गई। चलिए I2 जो है वो गैसीय अवस्था में, I2 जो है वो सॉलिड में है, मतलब डेल एस इस बार कैसा होगा? तो भैया नेगेटिव होगा। बहुत शानदार वाली कहानी। डेल एस जो है इस बार वो कैसा होगा? तो भैया नेगेटिव होगा। बहुत ज्यादा शानदार वाली क्या है? कहानी है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। नोट करो बेटा, क्योंकि गैसियस से वो किस पर आ रहा है? तो भाई सॉलिड स्टेट पे आ रहा है। वहीं के वहीं यदि आप बात करेंगे ग्रेफाइट से किसके बनने की? हीरा बनने की। तो ये जो है ग्रेफाइट से हीरा बन रहा है, मतलब कि घनत्व बढ़ रहा है। घनत्व कैसा हो रहा है भाई? बढ़ रहा है। घनत्व यदि बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि कण जो है अब वो ज्यादा पास पास में आ गया, और कण यदि पास पास में आ रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि डेल एस जो होगा वो नेगेटिव होगा। एंट्रोपी कैसी हो रही है भाई? कम हो रही है। कण जो है वो बिल्कुल पास पास में आ रहे हैं, इसका मतलब एंट्रोपी कैसी हो रही है? नेगेटिव। तो ऊपर वाले दोनों केसेस में पॉजिटिव, उसके नीचे वाले दोनों केसेस में कैसी होगी? नेगेटिव होगी। मस्त वाला सवाल है, पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। ठीक है, नोट कर लो पक्का। बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर और यस सर। चलो भैया, ऊपर वाले दोनों पॉजिटिव, उसके बाद वाले नेगेटिव। एक और क्वेश्चन करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा कि भाई एंट्रोपी के हमें ना अभिलक्षण पता होना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्कूल में, जहां पर बोलते हैं कि बताओ एंट्रोपी है, आपने कहा हाँ जी सर। अभिलक्षण बता दो, आपने कहा अभी बताते हैं सर। कैसे बताते हैं? चलो आओ। एंट्रोपी एक विस्तृत गुण है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और उसका मान निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात। आपके पास 5 ग्राम गैस है, 5 ग्राम क्या है? गैस है। छोटे डिब्बे में लोगे तो एंट्रोपी जो है, छोटे डिब्बे में लोगे तो एंट्रोपी कैसी होगी? ध्यान से देखिए, कम होगी। बड़े डिब्बे में लोगे तो एंट्रोपी कैसी होगी? ज्यादा होगी। बड़े डिब्बे में एंट्रोपी कैसी होगी भैया? ज्यादा होगी। छोटे डिब्बे में कैसी होगी? तो कम होगी। बहुत मजेदार कहानी। मतलब ये क्या होगी? एक प्रकार की विस्तरण गुण होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। साथ में यदि हम देखें तो भैया स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम में एंट्रोपी जो है वो कैसी होती है? बढ़ती है। स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम में सामान्यतः एंट्रोपी जो है वो कैसी होती है? तो भाई बढ़ती है। बात समझ में आ रही है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। एक और एग्जांपल लेंगे शानदार वाला। एंट्रोपी एक अवस्था फलन है, मतलब स्टेट फंक्शन है, अतः यह अवस्था को नियंत्रित करने वाले कुछ चरों के साथ कनेक्टेड है और खुद भी अवस्था फलन है, इसलिए दूसरे जो अवस्था फलन होते हैं उन पर यह निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरे जो अवस्था फलन होंगे उस पर ही क्या करेगा? तो भाई निर्भर। नोट किया जाए। मस्त वाले पॉइंट से हम बढ़ेंगे आगे। चलो, तब तक नहीं रुकना है जब तक सारे कॉन्सेप्ट खोपड़ी में सेट नहीं हो जाते हैं। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक अवस्था दूसरे में परिवर्तन हुआ, एंट्रोपी परिवर्तन उसके पथ पर निर्भर नहीं करती है। बात समझ में? एंट्रोपी परिवर्तन जो है, अवस्था परिवर्तन किस पथ पर हो रहा है उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। और ध्यान से देखिएगा, एंट्रोपी परिवर्तन को हम इस तरीके से क्या करते हैं भाई? रिप्रेजेंट करते हैं। और छठवां और सातवां पॉइंट ही सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई चक्रीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन जो है वो शून्य होता है। वहीं के वहीं साम्यावस्था की बात यदि आप करते हो तो यहां पर भी जो एंट्रोपी परिवर्तन है वो कैसा होता है? शून्य होता है। दोनों को आप यहां पर बढ़िया से खोपड़ी के अंदर सेट कर लीजिए कि भैया ये दोनों ऐसे सिचुएशंस होंगे जहां पर आपका जो एंट्रोपी परिवर्तन है, बात समझ में आ रही है, वो कैसा होगा? तो भैया शून्य होगा। ये दोनों केसेस में एंट्रोपी में जो परिवर्तन है वो आपका शून्य हो जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर और यस सर भैया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसके बारे में भाई? गलन की मोलर एंट्रोपी के बारे में। सवाल पैदा होता है कि गलन बोले तो क्या? अरे भैया मस्त वाली बात कि जब भी कोई ठोस जो है वो किस अवस्था में जाएगा? द्रव अवस्था में जाएगा। मैंने कहा मेरे पास एक ठोस है जो कि द्रव अवस्था में जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो उस टाइम पर क्या होगा? इसको अपन गलन बोलेंगे। क्लियर है? बोलिए यस सर। इसी को अपन यदि इसका उल्टा देखते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो भैया ठोस में परिवर्तन बोलेंगे। चलो, तो एक मोल ठोस यदि अपने गलनांक पर, गलनांक क्या होता है? तो भैया मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बात समझ में आ रही है, वही हिमांक भी होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, गलनांक
गलनांक क्या होगा? तो आपने कहा सर गलनांक पता है क्या होगा कि कोई ठोस वस्तु जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, ये गलनांक है। और यदि कोई द्रव वस्तु जो है वो ठोस में परिवर्तित होती है तो इसको हम हिमांक कहते हैं। मतलब मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों एक ही तापमान होता है। बात समझ में आ रही है? चलो भैया तो बढ़ते हैं आगे। तो 1 मोल ठोस यदि अपने गलनांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस प्रकार के प्रक्रम में होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन जो है वो गलन की मोलर एंट्रोपी कहा जाएगा। एकदम हलुआ टॉपिक है, एज इट इज क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। आपको सिर्फ ये जो नीचे यहां पर एक फॉर्मूला दिख रहा है ना, बस ये पटकना है और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूं कि भैया एंट्रोपी जो है गलन की वो क्या होगी? तो द्रव माइनस ठोस की एंट्रोपी, क्योंकि आप जानते हो कि भाई जो द्रव है ना वो है उत्पाद, ठोस जो है वो क्या है भैया? अभिकारक। अभिकारक अभिकारक। क्लियर हो गई कहानी? बोलिए यस सर, मस्त वाली बात। चलिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? डेल एच किसका? गलन का, डिवाइड बाय टी यानी कि तापमान किसका? गलन का। अब गलन क्या होता है हमारा? मेल्टिंग भी होता है और फ्रीजिंग भी होता है यदि हम वैल्यू की बात करें तो, इसलिए हमने यहां पर टी एफ लिखा है। तो F क्या होगा आपका? तो भैया गलनांक होगा और जमांक या फिर हिमांक भी होगा। ठीक है जी, आपने कहा हाँ जी सर, बढ़िया वाली बात। और भैया यदि यहां पर गलन हो रहा है तो कुछ और भी चीजें हो रही होंगी, जैसे कि वाष्पीकरण। मतलब ठोस को तो आपने द्रव में परिवर्तित कर दिया, अब आप जो द्रव है ना उसको किस में परिवर्तित करोगे? गैस में परिवर्तित करोगे। क्लियर है कहानी? यस सर। चलिए तो वाष्पीकरण की हम बात करने वाले हैं क्या? मोलार एंट्रोपी। ठीक है, चलो कैसे होगी? मैंने कहा मेरे पास कोई वस्तु है जो कि द्रव अवस्था में है और ये वस्तु को अब मैं परिवर्तित कर रहा हूं किसमें? भाई गैसीय अवस्था में। मेरे पास एक वस्तु है जो कि द्रव अवस्था में है और अब इसको मैं परिवर्तित करने वाला हूं गैसीय अवस्था में। बहुत ध्यान से देखिएगा, मस्ती वाली कहानी है। राइट, चलिए तो हम क्या कहेंगे? इस समय पर जो परिवर्तन होगा किसमें? एंट्रोपी में। एंट्रोपी बोले तो क्या? अव्यवस्था। किसकी? तो कणों की, अणुओं की, मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की। राइट, तो मैंने कहा भैया डेल एस जो है वो वाष्पीकरण होगा किसमें? तो भाई वाष्प उत्पाद है और द्रव आपका जो है वो अभिकारक है। वाष्प जो है वो उत्पाद है और द्रव जो है वो आपका क्या है? तो भैया अभिकारक है। मस्त वाली कहानी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई? डेल एच डिवाइड बाय टी लिख सकता हूं ना। मैं इसको क्या लिख सकता हूं? डेल एच डिवाइड बाय टी लिख सकता हूं। किसके लिए? तो भाई वाष्पीकरण के लिए। और तापमान यहां पर हम कौन सा लेंगे? तो भैया क्वथनांक लेंगे। और क्वथनांक क्या आपका होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए यहां पर आपको बी मिल जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। टीपो रे बाबा, मस्त वाली बात। चलो हलवा हलवा टॉपिक्स है। राइट, चलिएगा और कोई है क्या? हाँ जी, ऊर्ध्वपातन। अब भाई ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो कक्षा 90 से इसको अपन ने कई बार पढ़ा है कि कोई ठोस यदि सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए या फिर कोई गैस जो है वो सीधे ठोस पे परिवर्तित हो जाए तो इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं ऊर्ध्वपातन। खत्म खेल। बात समझ में? तो ऊर्ध्वपातन की यदि आप एंट्रोपी में परिवर्तन कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा वाष्प की एंट्रोपी माइनस राइट ठोस की एंट्रोपी, और ये यहां पर अपन ने टी ऊर्ध्वपातन रखा हुआ है। ऊर्ध्वपातन को हम क्या बोलते हैं? तो सर सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? तो ये हो जाएगा सब्लिमेशन। तो नीचे की तरफ जहां पर ऊर्ध्वपातन लगा हुआ है वहां पर SUB आ जाएगा। बात समझ में आ रही? और अभी एंथैल्पी के टाइम पर भर भर के अपन ने सवाल किए थे यार, मस्त वाली कहानी है। चलो नोट कर लो रे भैया, पक्का? आपने कहा हाँ जी सर। बढ़ते हैं आगे। आइए पहला सवाल करते हैं, है ना। मस्त वाला सवाल है कि एक उत्क्रमणीय प्रक्रम हमारे पास दिया हुआ है और हमें जो है एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करना है। बोले तो डेल एस जो है वो अपन को बताना, अपन बता देंगे। मस्त वाली बात। चलो दाब यहां पर दिया है, तापमान यहां पर दिया है। एक और चीज याद रखनी है कि तापमान को उसकी SI यूनिट तक आपको लेकर जाना है, मतलब कि भैया आपको उसमें 273 जोड़ना है। ठीक है, तो तापमान आपका कितना हो जाएगा बेटा? तो 373 केल्विन हो जाएगा। प्रेशर आपका कितना है? तो भाई 1 atm है, और प्रेशर का कोई रोल वोल है नहीं यहां पर। बात समझ में आ रही है? चलिए तो मैं कह रहा हूं कि एक उत्क्रमणीय प्रक्रम जो है 1 atm दाब पर 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोल द्रव जो है वो जल वाष्प में वाष्पित हो रहा है। मतलब अवस्था में परिवर्तन कैसा हो रहा है? बहुत ध्यान से देखिएगा। जो आपका द्रव है ना वो बन रहा है क्या? आपने कहा सर द्रव जो है वो क्या बन रहा है? बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, वाष्प बन रहा है। जो द्रव है वो कौन सी चीज में परिवर्तित हो रहा है? तो भैया वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। बात समझ में? और यहां पर देखो H2O के लिए ना एंथैल्पी में परिवर्तन जो दिया गया है
वाष्पीकरण को लेकर वो भी यहां पर दिया हुआ है। बात समझ में आ गई। अब करना क्या है, करना क्या है, अपने को निकालना है एंट्रोपी परिवर्तन, मतलब अपने को डेल एस निकालना है। अपन निकाल लेंगे, अपन हीरो। बात समझ में आ रही है, अपन इजीली निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, बहुत मस्त वाली बात भैया, यहां पर डेल एच लिखिए। और क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, तो वेप पटक दो यहां पर, ठीक है। वाष्पीकरण लिख दो, क्या ही फर्क पड़ता है। और यहां पर टी लिख दो और यहां पर बी लिख दो। बी क्यों लिखा, क्योंकि भैया बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमको पता होना चाहिए। क्लियर है कहानी? यस सर। चलो 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 चलो, ठीक है। तो डेल वेब जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, पर ये किसमें गिवन था भाई, ये गिवन था आपका जूल पर ग्राम में। बात समझ में आई। अब हमें जो है इसको मोल, देखो जूल पर मोल में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये किस में गिवन था भाई, जूल पर ग्राम में। और बात किसकी हो रही है भाई, जल की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, मोलर मास जो भी जल का रहेगा, बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, मोलर मास जो भी जल का रहेगा उससे आप क्या करोगे, आप करोगे गुणा, खल्लास, राइट। तो आपने जैसे ही गुणा किया, ये हो गया कुछ इस तरीके से, और H2O का जो मोलर द्रव्य, हाँ वो कर दिया अपन ने यहां पर। बात समझ में, तापमान दिया है, दोनों के वैल्यूज को पटकने का, हीरो बनने का, टॉप करने का, बात हो गई खत्म। दोनों वैल्यूज को पटकने का, हीरो बनने का, टॉप करने का, बात कैसी हो गई, खत्म। नोट कर लो, ठीक है जी, बोलिए यस सर। तो भैया ये रहा सूत्र। तो बेटा ऐसे एज इट इज क्वेश्चन कई बार नीट में पूछ लिए जाते हैं, और बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं इस टॉपिक की, इसलिए वो अटक जाते हैं। अपने को करनी है प्रैक्टिस, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना। क्लियर है? चलिए और आगे हम बढ़ने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक और उत्क्रमणीय प्रक्रम की, जहां पर हमें एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करना है। जहां पर तो जो है हमें एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करना है एक एटीएम दाब पर और 13 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब ऐसा कपकपाने वाला तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई? 13 डिग्री सेल्सियस पे एक मोल अल्फा टिन जो है बीटा टिन में परिवर्तित हो रहा है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो बेटा, टिन जो है, अल्फा और बीटा, ये क्या होते हैं, तो ये इसके होते हैं अपर रूप या फिर एलोट्रोप्स। क्या होते हैं ये, इसके होते हैं अपर रूप या फिर एलोट्रोप्स, या फिर आप इसको समस्थानिक भी कह सकते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये है परिवर्तित हो रहा है। अब यहां पर ये डेल एच रूपांतरण किसके लिए, टिन के लिए दिया हुआ है, ये जूल प्रति मोल में ही दिया हुआ है, तो यहां कुछ छेड़ने वेड़ने की जरूरत अपने को बिल्कुल भी नहीं है। चले, बात समझ में आई? तो बस खत्म बात। हम क्या करने वाले हैं भाई, डेल एस निकालने वाले हैं। हम जो है डेल एस निकालने वाले हैं, जो कि होता है डेल एच, डेल एच बटे डेल टी, दैट्स ऑल, खत्म खेल। ठीक है, कहा हाँ जी सर। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बहुत ध्यान से देखेंगे तो भैया तापमान वगैरह सब कुछ दिया है, 13 डिग्री सेल्सियस है, 273 आप इसमें जोड़ देना, आंसर कितना आ जाएगा, 273 और 13 300 आ जाएगा। ठीक है, 273 और 13 300 नहीं, 273 और 27 300 होगा ना। ये कौन सी मैथ्स बोले गुरु जी ने। 273 और 13 जो है वो कितना हो जाएगा भाई, 286 हो जाएगा। 27 के साथ 300 होगा। बात समझ में आ रही है? बस खत्म, बात वैल्यूज को पुट करो, हीरो बन जाओ, आगे बढ़ जाओ। बात समझ में आ गई? बस ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिए। पक्का? आपने कहा हाँ जी सर, एकदम पक्का पक्का। और आगे बढ़ेंगे, हम एक और सवाल यहां पर करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा, जल के लिए, ठीक है, जल के लिए जो वाष्पीकरण है, राइट, जल के लिए जो वाष्पीकरण है आपका, उसमें एंथैल्पी परिवर्तन और एंट्रोपी यानी कि अव्यवस्था परिवर्तन दिया हुआ है। तो दो चीजें यहां पर दी गई हैं जल के लिए। देखो नीचे वाले पोर्शन को मत देखो, ऊपर वाले को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे हमारे नन्हे मुन्ने क्यूट क्यूट से धुरंधर बच्चे जो हैं, पता है उनके साथ क्या होता है, सवाल देखा घबरा गए छोड़ दिया। ऐसे नहीं करना होता अपने को, क्वेश्चन पढ़ना है बढ़िया से, ठीक है, और ये लिखना है। देखो डेल एच दिया हुआ, डेल एस दिया हुआ है और डेल एच दिया हुआ है। तो वाष्पीकरण में एंथैल्पी परिवर्तन कितना दिया है, तो भैया 40.73 किलो जूल प्रति मोल दिया हुआ है। और डेल एस कितना दिया हुआ है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा यार, ये तो जूल प्रति मोल होगा ना, 109 जूल प्रति मोल होगा ना, जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होगा ना, ये होगा ना, ये तो प्रति केल्विन प्रति मोल भी होगा, और ये यहां पर जूल आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी इसकी इकाई होगी। तो आपको तापमान बताना है जिस पर द्रव जो है, जल
यानी कि द्रव जल जो है वो जलवाष्प के साथ क्या हो जाता है भाई, साम्य हो जाता है। सवाल पैदा होता है कि सर यहां पर साम्यता का मतलब क्या है? तो भैया एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जितने जल के कण वाष्प में परिवर्तित होंगे उतने ही वाष्प के जो कण हैं वो भैया किस में परिवर्तित हो जाएंगे, जल में परिवर्तित हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो आपने कहा सर एक बहुत बढ़िया वाला फॉर्मूला है, हमने पढ़ा था, राइट, और वो फॉर्मूला हमारा ये है। अब निकालना है इस बार आपको तापमान है, इसलिए करना क्या पड़ेगा, बहुत शानदार वाली बात, आपको लिखना पड़ेगा डेल एच डिवाइड बाय यहां पर आप डेल एस लिखोगे, बात खत्म। बात समझ में आई? तो डेल एच डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो भाई डेल एस हो जाएगा, बस खत्म, बात खत्म। बात वैल्यूज को पुट कीजिए और जो है भैया हीरो बन जाइए। 373.67 केल्विन आपका जो है आंसर आ रहा है, मतलब ये कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है उसके आसपास आपका आंसर आ रहा है। खत्म, नोट कर दो। ठीक है बच्चों, तो बस अपने को एक चीज याद रखनी कि अपने को चाहिए फुल प्रैक्टिस, हमें करना है बहुत सारी प्रैक्टिस। बस आपको एक चीज करनी है, बात समझ में आ रही है? सारी दुनिया की इधर उधर की बातें छोड़ छाड़कर आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑटोमेटिकली आपको जो है कोई भी कॉन्सेप्ट, मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है, चलो आपने कहा हां जी सर, बढ़ेंगे आगे सर। चलिए अब आपको बताना है कि बताओ ये जो यहां पर सिचुएशन है कि निम्नलिखित में से किसमें एंट्रोपी जो है वो घटती है और किसमें जो है बढ़ती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि भैया पहले वाले केस में जो आपका द्रव है ना वो किसमें परिवर्तित हो रहा है, तो आपने कहा सर ठोस में। यहां पर आपका जो द्रव है वो परिवर्तित हो रहा है ठोस में। पहली बात, एंट्रोपी कैसी होगी, अव्यवस्था कैसी होगी, भाई सीधी सी बात है, कम हो जाएगी। एंट्रोपी जो है वो कम हो जाएगी। बात समझ में? एंट्रोपी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जब भी ठोस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो अणु जो है वो कैसे हो रहे हैं, और व्यवस्थित हो रहे हैं। और जैसे जैसे कोई चीज व्यवस्थित होगी उसकी जो एंट्रोपी है, बात समझ में आए, उसमें परिवर्तन कैसा होगा, कम होगा। एक क्रिस्टलीय तो ठोस का जो ताप है 0 केल्विन से 115 केल्विन तक बढ़ाया गया तो भाई सीधी सी बात है एंट्रोपी जो है वो बढ़ जाएगी। एंट्रोपी जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि यहां पर जो तापमान है, एंट्रोपी बढ़ जाएगी क्योंकि यहां पर जो तापमान है, बहुत ध्यान से देखेंगे, एंट्रोपी बढ़ जाएगी क्योंकि यहां पर जो तापमान है वो कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तीसरा वाला एग्जांपल कि हमारे पास क्या है, क्या नाम होगा इसका, 10th क्लास में इसके बारे में भयंकर पढ़ाई की अपन लोगों ने। बात समझ में? इसका नाम क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये टूट रहा है, कक्षा 10वीं की रिएक्शन उठा लिए यार, तो भैया कक्षा 10वीं की रिएक्शन उठा लिए, कुछ नया है ही नहीं। ठीक है, चलो, तो वहां पर आपका जो एक अभिकारक है वो अलग अलग उत्पादों में टूट रहा है, मतलब कि यहां पर जो है, ठीक है, मुक्त, बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पर मुक्त कणों की संख्या, यहां पर मुक्त कणों की संख्या जो है वो कैसी हो रही है, तो भाई बढ़ रही है। यहां पर आपके जो मुक्त कण है, बात समझ में, उसके कणों की संख्या कैसी हो रही है, तो भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये होगा बबुआ कि एंट्रोपी जो है ना वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। एंट्रोपी जो है वो कैसी हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। बहुत ही मस्त वाली बात है, कॉपी में इसको दिमाग में, कॉपी में दोनों जगह सेट कर लिया जाए, ये सवाल एग्जाम में आते हैं कई बार। बढ़ते हैं आगे, चलो पक्का, चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, एंट्रोपी के बढ़ने की हम सारी कहानी जो है वो समझ चुके हैं। हाउ ठीक है, हाउ ठीक है, हाउ ठीक है, सब देख लिया अपन लोगों ने। चौथा सवाल, अच्छा हाँ बच्चों याद रखो, जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है, देखो इसको जानबूझ के रखा है मैंने, नई वाली एनसीईआरटी जो किताब है उसमें सवाल 3 दिए हैं, जवाब 4 दिए हैं। चौथा वाला अपन सवाल ही बना लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही, चौथा वाला अपन क्वेश्चन ही बना लेंगे। चौथा सवाल क्या रहा होगा, बहुत ध्यान से देखना, यहां पर ये जवाब दिया गया है और जवाब में क्या बोला गया है, यहां पर एक अणु 2 परमाणु दे रहा है, अर्थात कणों की संख्या बढ़ रही है। एक अणु जो है 2 परमाणु दे रहा है, कोई तत्व होगा जो अधिक अव्यवस्था की ओर लेकर जाता है। हाइड्रोजन परमाणुओं के 2 मोल हाइड्रोजन अणु के 1 मोल की तुलना में अधिक एंट्रोपी रखते हैं। ओके भैया, ये वाली बात है, इसको आपने तोड़ा, मतलब ये कि आप जो है अब इसको बना चुके हो,
ध्यान से देखिएगा 2H, और दोनों ही कौन सी अवस्था में है? तो आपने कहा सर बहुत सिंपल सी कहानी है, दोनों ही जो है वो आपके गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो H2 हो गया, 2H हो गया। चलो भैया मस्त वाली कहानी। चलिए H2 हो गया और वहां पर क्या हो गया आपका 2H हो गया। ठीक है, तो यस सर। चलिए तो अब ये बताओ कि यहां पर एक कण है, यहां पर जो है एक कण है, और बेटा यहां पर कितने कण हैं भाई? 2 कण हैं, और दोनों ही कौन सी अवस्था में है? तो भैया गैसीय अवस्था में। इधर पे एक कण है, वहां पर 2 कण हैं, और दोनों ही कौन सी अवस्था में? तो आपने कहा सर दोनों ही जो है गैसीय अवस्था में है। दोनों ही जो है वो कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। बात समझ में आ रही है? बोले यस सर। अब जब दोनों ही गैसीय अवस्था में है, क्लियर, पर इधर एक है उधर 2 है, तो सीधी सी बात एंट्रोपी जो है वो क्या होगी? बढ़ रही होगी। तो ये आपका सवाल रहा होगा। सवाल जो है वो क्या रहा होगा? ये रहा होगा कि बताओ ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें कवि कहना क्या चाहते हैं? कवि ने कह दिया, कवि ने पहले कह दिया, कवि स्मार्ट है। ठीक है, चलो बहुत मस्त वाली बात, बहुत शानदार वाली बात। अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। हमारे पास लोहे के ऑक्सीकरण के लिए सवाल बहुत ही बड़ा दिख रहा है, बड़ा सवाल दिख रहा है, मतलब ये समझो कि कॉन्सेप्ट बहुत एकदम इसमें नॉर्मल वाला होगा। ठीक है, लल्लू सा कॉन्सेप्ट होगा। चलिए लोहे के ऑक्सीकरण की यहां पर बात हो रही है, बिल्कुल सही बात है भैया। ये आपका लोहे का ऑक्सीकरण हुआ, जंग लगा, राइट, और इसमें एंट्रोपी परिवर्तन दिया गया है। एंट्रोपी परिवर्तन जो है वो दिया गया है, लिख लेते हैं भैया एंट्रोपी परिवर्तन कितना दिया गया है? तो आपने कहा सर एंट्रोपी 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 परिवर्तन ये 4 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, चलो तापमान भी भैया यहां पर दिया गया है कितना? 298 केल्विन। ठीक है, इस अभिक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन ऋणात्मक होने के उपरांत भी अभिक्रिया जो है वह स्वतः प्रवर्तित क्यों हो रही है? ओके, बढ़िया सवाल कि यहां पर जो ये है वो कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव है, इसका मतलब ये कि उत्पाद की जो एंट्रोपी है वो कैसी है भाई? कम है। बात समझ में आ गई? हमने कहा था कि यदि स्वप्रक्रम हो रहा है, याद करो अभी थोड़ी देर पहले की बात है, हमने कहा था कि यदि स्वप्रक्रम हो रहा है तो एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। बात समझ में आई? पर भैया यहां पर एस ऑफ उत्पाद जो है ना वो बताए कैसा है? कम है एस ऑफ अभिकारक से। जबकि हमने ये पढ़ा था, बहुत ध्यान से देखिएगा, जबकि हमने ये पढ़ा था, बात समझ में आई, कि सर उत्पाद की एंट्रोपी ज्यादा होनी चाहिए, अभिकारक की कम होनी चाहिए। अवस्था या एंट्रोपी के बढ़ने से स्वप्रवर्तिता बढ़ती है। चलो भैया, और डेल आर एच भी दिया हुआ है। हाँ ठीक है, डेल आर एच भी दिया हुआ है। डेल आर एच कितना दिया हुआ है? तो भैया माइनस ओके इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल हो गया बेसिकली। बात समझ में आई? तो इन्होंने यही पूछा है कि जब एंट्रोपी आपकी नेगेटिव है उसके बाद भी यह स्वप्रवर्तित क्यों है? तो आप याद करो, 2 ऑप्शंस के बारे में हमने बात की थी। हमने कहा था कि जो एंट्रोपी है, बात समझ में आ रही है, वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, और हमने कहा था कि भैया जो ऊर्जा में परिवर्तन है वो कम से कम होना चाहिए। बात समझ में आई? मतलब ये कि यदि आपका डेल आर एच कैसा होगा? न्यूनतम होगा। ठीक है, ये कैसा होगा? न्यूनतम होगा। अब ये न्यूनतम कैसे होगा बेटा? देखो इतनी ऊर्जा बाहर निकल रही है, इतनी ऊर्जा जो है वो कैसी हो रही है? बाहर निकल रही है, बहुत ज्यादा ऊर्जा जो है वो बाहर निकल रही है। तो जब ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलेगी एंट्रोपी परिवर्तन के लिए, हमने स्वप्रवर्तिता की क्या डेफिनेशन बनाई थी वो देखते हैं। ठीक है, स्वतः प्रवर्तिता या स्वप्रवर्तिता। चलो वर्तिता, बात समझ में? इसके हमने एक बढ़िया वाली, तगड़ी वाली, शानदार वाली, मसालेदार डेफिनेशन बनाई थी कि जो एंट्रोपी है ना वो बढ़नी चाहिए, और जो एनर्जी है ना, एंथैल्पी है ना, वो कम होनी चाहिए। बात समझ में? एंट्रोपी यदि बढ़ेगी इसका मतलब ये होगा कि डेल एच जो है वो आपका पॉजिटिव होगा, और भैया एच जो है यानी कि डेल एच जो है वो आपका नेगेटिव होगा। और फिर हमने ये पढ़ा था कि दोनों के मिले जुले रूप से
दोनों के, आप याद करो बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैंने करवाए थे कि दोनों के मिले जुले रूप से हम ये बताएंगे, बात समझ में कि स्वप्रवर्तिता होगी कि नहीं होगी। अब यहां पर जो है एंट्रोपी में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो कम हो रही है, मतलब वो नेगेटिव है, तो एंट्रोपी तो कह रही कि हम सब स्वप्रवर्तिता नहीं होने देंगे, एंट्रोपी जो है वो नहीं होने देना चाह रही है। पर यदि हम ऊर्जा के परिवर्तन की बात करें तो भयंकर ऊर्जा रिलीज हो रही है, तो ऊर्जा कह रही कि नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, ऊर्जा कह रही है कि भैया हम तो रिएक्शन होने देंगे, अब जिसका असर ज्यादा होगा वैसे रिएक्शन हो जाएगी। बात समझ में आई, क्योंकि ऊर्जा यहां पर ज्यादा निकल रही है, मतलब ऊर्जा में बहुत कमी आ जाएगी, इसीलिए बहुत ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए रिएक्शन हो जाएगी। बात समझ में आई, तो पहले तो आप इतना नोट करो। मस्त वाला सवाल, मस्त वाला सवाल, मस्त वाला जो है ये क्या हो जाएगा, तो भाई सवाल हो जाएगा। कर लिया। अब एक काम करते हैं, वैल्यूज बना लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। चलो पड़ोस वाले पेज में कर लेते हैं, यहां पर ये लिखा हुआ है क्योंकि उधर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यस सर, यस सर, यस सर। तो भाई बात सीधी सी है कि यहां पर आपको डेल एस टोटल निकालना पड़ेगा, जिसमें आपका डेल एस सिस्टम और डेल एस सराउंडिंग दोनों आ जाता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो भाई देखो सुनो ना, ये वाला सिर्फ सूत्र जो है उसको एक बार लिखो, बात समझ में आ रही है? और रुको एक मिनट, है ना, रुको एक मिनट। हाँ, पहले ना आप इतना बढ़िया से नोट करो, फिर मैं आपको एक बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ाता हूं। कुछ कॉन्सेप्ट्स ना सवालों के साथ आते हैं बच्चों, पहले आप लिखो, अपन कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। हरिए, चलिए, तो यहां तक तो बात जो है वो एकदम दिमाग के अंदर फिट हो गई कि सर ये जो एंट्रोपी में परिवर्तन हो रहा है ये ध्यान से देखेंगे भाई किसके लिए हो रहा है, तो निकाय के लिए हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इस वाली चीज को तो अपन जो है यहां से हटाते हैं। तो एंट्रोपी में जो परिवर्तन हो रहा है निकाय के लिए हो रहा है, इसको मैं कह रहा हूं किसके लिए भैया, सिस्टम के लिए, निकाय के लिए, तंत्र के लिए, डिब्बे के लिए। और ये कितना हो रहा है, तो भाई ये हो रहा है आपका -549 ओके, -549.4 हाँ किलो जो है जूल पर केल्विन पर मोल, बड़े अजीब अजीब सी यूनिट है, ठीक है। चलिए भाई, तो इसके लिए जो है एंट्रोपी में परिवर्तन हो रहा है। अब कुल एंट्रोपी में जो परिवर्तन है वो यदि आपका पॉजिटिव आ जाता है, राइट, तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्वप्रवर्तित है। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा एस टोटल। बात समझ में आ रही है? हमें जो है एंथैल्पी में परिवर्तन कौन सा देखना पड़ेगा, एंट्रोपी में, नॉट एंथैल्पी। कितना देखना पड़ेगा, एक टोटल देखना पड़ेगा। टोटल कैसे देखोगे, तो बड़ी मस्त वाली बात कि भैया ये तो आपका सिस्टम के लिए हो गया, बात समझ में आई? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। प्लस आपको जो है सराउंडिंग के लिए भी निकालना पड़ेगा। सराउंडिंग बोले तो क्या, तो भैया वातावरण के लिए निकालना पड़ेगा। बात समझ में? तो बस अब ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास दी हुई है, इधर वाली वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। डेल टोटल यदि अपना पॉजिटिव आएगा, राइट, तो इसका मतलब ये स्वप्रवर्तित है। यदि आपका नेगेटिव आता है तो ये कैसा होगा, आपका स्वप्रवर्तित नहीं होगा। चलिए तो ये तो हम निकाल ही लेंगे। कैसे निकालेंगे, चलो देखो कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखना। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें भैया क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो भाई देखो, ये निकालने के लिए हमें ना ये डिवाइड बाय, मतलब कि मुझे सराउंडिंग के लिए यदि क्या निकालनी है, एंट्रोपी में परिवर्तन निकालना है, डेल एस सराउंडिंग यदि मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इतनी ऊष्मा क्योंकि बाहर निकल रही है, और ये ऊष्मा किसके पास जा रही है भाई, किसी डिब्बे से ऊष्मा निकलेगी तो सराउंडिंग में जाएगी, वातावरण में जाएगी। बात समझ में? तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा डेल एच ऐसा, किसके लिए, तो भैया सराउंडिंग, SURR बटे यहां पर तापमान रखना पड़ेगा। बहुत सिंपल वाली बात, राइट। तो बस स्थिर दाब पर जब आप देखोगे तो ये रही वैल्यू, ये रहा आपका आंसर। क्लियर है कहानी? बोलिए यस सर। अब आप बोल रहे होंगे कि सर यहां तो नेगेटिव है, फिर ये आंसर जो है ये पॉजिटिव में कैसे आ गया। देखो एंट्रोपी में ऊष्मा आ रही है ना, ये नेगेटिव ऊष्मा को दर्शा रहा है, ऊष्मा बाहर निकल रही है उसको दर्शा रहा है। किससे बाहर निकल रही है भाई, तंत्र से बाहर निकल रही है। तंत्र से यदि ऊष्मा बाहर निकलेगी तो तंत्र के लिए तो नेगेटिव होगा, बात समझ में आ रही है, पर सराउंडिंग के लिए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए आप जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, आप यहां पर प्लस लगाएंगे। बात समझ में? निकाय के लिए नेगेटिव ऊष्मा होगी भाई, ऊष्मा निकाय से बाहर निकल रही है ना, तो निकाय के लिए कैसी होगी, नेगेटिव होगी। पर सराउंडिंग के लिए, आसपास का जो वातावरण है उसके लिए कैसी होगी, तो भैया सीधी सी बात ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आप आंसर लेकर आ गए।
अब जब आप ये आंसर लेकर आ गए तो बस इसके बाद की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब हमें निकालना है डेल एस टोटल, तो वो तो अपन निकाल ही लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? डेल एस किसके लिए? तो सराउंडिंग के लिए, प्लस डेल एस हम निकालेंगे किसके लिए? तो सिस्टम के लिए। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल तगड़ा वाला क्लियर है। ठीक है जी, चलिए। तो ये अपना कितना आया बेटा? तो ये आ गया अपना कितना? तो भाई 5530 प्लस, और डेल एस अपना कितना आया था? तो नेगेटिव में था 550 के आसपास। ठीक है, 549.4। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू बड़ी है, उधर वाली जो वैल्यू है वो भाई आपकी छोटी है। तो ये कैसा आ जाएगा? आपका धनात्मक आ जाएगा। यही तो बात थी। टोटल आपकी जो एंट्रोपी है, टोटल जो अव्यवस्था है वो आपकी यदि धनात्मक आ रही है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है स्वपरिवर्तित अभिक्रिया है। बहुत तगड़ा और इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। आपको एक भी क्वेश्चन को जो है भैया स्किप नहीं करना है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और इस तरीके से हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। इसका यदि कैलकुलेशन होगा तो अपन वो भी देख लेंगे, है ना। चलो इसको यहां से मिटा देते हैं। देखो पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि अभिक्रिया जो है वो कैसी हो जाएगी? स्वतः परिवर्तित हो जाएगी। क्लियर है कहानी? यस सर। तो स्वतः प्रवर्तित रिएक्शन के लिए आपकी जो टोटल एंथैल्पी है, यदि वो भी पॉजिटिव आ जाती है तो काम कैसा होगा भाई? चल जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने एंथैल्पी बोला मैंने, सॉरी एंट्रोपी। ठीक है, तो इस तरीके से अव्यवस्था या फिर एंट्रोपी जो है उसके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको अपन बढ़िया से सॉल्व कर चुके हैं। हम करेंगे अगली वाली क्लास में गिब्स ऊर्जा के बारे में बातें, क्योंकि वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके आसपास अपन ऊष्मागतिकी का दूसरा और तीसरा नियम जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बड़े ध्यान से आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। और अगला लेक्चर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि आप हमेशा करते हैं, यदि आप YouTube से देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइए, पर यदि आप हमारे वेबसाइट या फिर ऐप से देख रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेबसाइट के लिए आपको मैग्नेट ब्रेन सर्च करना पड़ेगा, ऐप के लिए आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। लिंक पर जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, वेबसाइट के थ्रू यदि आप देख रहे हैं, तो ऐसा एक डायनेमिक पेज बेटा आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब यदि आप इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट्स हैं, बात समझ में आई, तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई नर्सरी से लेकर 12वीं तक सभी कक्षाएं मिलने वाली हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, राइट, तो 7वीं से लेकर 12वीं तक सब कुछ आपको मिलने वाला है। कैसा? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सारे ही बोर्ड जो हैं वो हम कवर करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बुक के आसपास घूमता है। साथ में हमारी बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है, जिसके जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो स्टूडेंट्स बढ़िया से आज की क्लास आपको पढ़नी है, और यदि कहीं पर कोई डाउट आता है तो उसको आपको पूछना है, और इसी तरीके से बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। हम मिलने वाले हैं अगली क्लास में, कुछ और धमाका करेंगे, कुछ और गर्दा उड़ाएंगे और बढ़िया वाला रिजल्ट लेकर आएंगे। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।